hope you are fine and studying well. We are doing our fourth unit chemical kinetics and today's topics are rate law, order of reaction, rate constant, molecularity and mechanism of reaction. Let's start. रेट लॉ क्या है? हम एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करते हैं. लेट अस कंसीडर ए जनरल इक्वेशन. जिसमें ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंबाइन होते हैं बी मोलिक्यूल ऑफ बी से टू फॉर्म एक्स मोलिक्यूल ऑफ एक्स एंड वाई मोलिक्यूल्स ऑफ वाई. ये कोई एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट है रिएक्शन का, रेट वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट की दोनों की जो है कंसंट्रेशन पे. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज रेज टू पावर ए, इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसकी पावर. ठीक है, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है हम हटा देंगे तो के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी. ठीक है, यहां पर के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, कॉल्ड रेट कांस्टेंट. ठीक है, अब जो है एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें ये जो हमने पावर रखी है ना, ए की पावर ए बी की पावर बी, इस जो है रेट रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं करता है ऑल द कंसंट्रेशन ऑन टर्म ऑफ ए. जितनी ये दी रखी होती है ना, जरूरी नहीं है कि उन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पे वो डिपेंड करे, यानी कि इसके ए मॉलिक्यूल्स पे इसके बी मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करे, ये जरूरी नहीं है. ये एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, प्रूव हुआ. तो माना कि हमने एक्सपेरिमेंटली कि जो है अल्फा टर्म्स ऑफ ए और बीटा टर्म्स ऑफ बी, कंसंट्रेशन की जो है अल्फा टर्म्स ऑफ ए और बीटा टर्म्स ऑफ बी पर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स क्या करता है, डिपेंड्स रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया सपोज. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा. ये बन जाएगा रेट लॉ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ इक्वेशन. इज इट क्लियर कि सारी ए टर्म्स और बी टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन. उसकी जो है एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि उसकी मान लो कि कुछ एक टर्म्स हैं जिन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन. तो हमने वो मान लिया कि ए की तो अल्फा टर्म्स है, ए के अंदर की अल्फा टर्म्स है जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और जो बी थी उसकी बीटा टर्म्स है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाता है, के इंटू में ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा. ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट लॉ इक्वेशन, और इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. अब देखो ये जो अल्फा और बीटा है इनका सम, अल्फा प्लस बीटा, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अल्फा और बीटा जो है उनका सम कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो किस तरह हम डिफाइन कर देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, द सम ऑफ द पावर, किसकी पावर है, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन. रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन है उनकी पावर जो है उनका सम आर रेज्ड टू एक्सप्रेस, आर रेज्ड टू
जिसमें मोलर कंसंट्रेशन की टर्म रेज होती है, उन पावर का सम किसके अंदर, रेट लॉ ऑफ इक्वेशन के अंदर क्या कहते हैं हम उसको, रेज टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह हमने देखा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, किसी भी रेट इक्वेशन के अंदर उसका ऑर्डर आ जाएगा। नाउ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, देखो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। ये इक्वेशन लिखी थी है ना, रेट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, रेट कांस्टेंट है के। अब मैं इन कंसंट्रेशन टर्म को 1 लिख दूं, इफ कंसंट्रेशन टर्म्स, या सीधा लिखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो यूनिटी ले ले, 1 ले ले, तो ये देखो 1 की पावर कुछ और ये 1 हो जाएगा। तो ये चीज जो है पूरी, इसको 1 ले लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, दैट इज रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। यहां से डिफाइन करेंगे कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज या इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of reactant is unity, when molar concentration of reactant is taken as unity। तो डिफाइन करेंगे रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट is equal to rate of reaction when molar concentration of reactants is unity। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी। रेट कांस्टेंट, अब देखो रेट कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे क्या हमें बेनिफिट होगा। रेट कांस्टेंट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, हम रेट कांस्टेंट से जो है रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं कि कैसा होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, या फिर हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, उसकी यूनिट से। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे कि रेट कांस्टेंट is greater than rate of reaction is faster। ठीक है, ज्यादा अगर किसी दो रिएक्शन का कंपैरिजन करना है, जिसका ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। नंबर 2, हर एक रिएक्शन की जो है के वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, वो और डिफरेंट रिएक्शन की के वैल्यूज डिफरेंट होती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ईच रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू ऑफ के एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हर एक रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेट वैल्यू होती है के, और ये वैल्यूज जो है वो वेराइज भी कर जाती है विद वेराइज इन टेम्परेचर। दीज वैल्यूज यानी या लिखो वैल्यू ऑफ के वेराइज फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन विद वेराइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे चेंज होगा के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कि जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के ऑर्डर पे यूनिट जो है उनकी डिफरेंट रहेगी, डिफरेंट ऑर्डर की डिफरेंट यूनिट रहेगी रेट कांस्टेंट के लिए। ठीक है,
तो अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे यूनिट्स हम निकालते हैं और कैसे पता करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो ये कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, फास्ट रिएक्शन है, उससे हम पता कर सकते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन की फास्ट है कि स्लो है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी रिएक्शन है उसकी वैल्यू जो है ये नहीं है कि वेराइज करती रहेगी, हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पे उसकी वैल्यू, वो के की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। हाँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वैल्यू चेंज होती रहती है। और यूनिट्स जो है उनसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन है उनके लिए हम निकालेंगे। उससे पहले हम जर्नल ले लेते हैं। फॉर जर्नल रिएक्शन, मान लो nth ऑर्डर की रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, n, तो हम उसकी यूनिट निकाल दें k की। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx by dt, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। और अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू k इंटू में कंसंट्रेशन, है ना, उसकी पावर n, है ना, ये लिया हमने क्योंकि n हमने माना कि nth ऑर्डर है। तो यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो है आपको पता है जो पावर है वही जो है उनका सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने एक ही टर्म लिया है तो मान लिया वो n है, ठीक है, तो n पावर, तो ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन। अब हमने k की यूनिट निकाली तो k को इस तरफ रख लेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो दिस वन इज इक्वल टू dx by dt by 1 by कंसंट्रेशन n, ये आ जाएगा। अब देखो dx की यूनिट क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन है, दैट इज कंसंट्रेशन हो गया, है ना, जो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी। और dt ये क्या है, टाइम, 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n। और इसको हम इक्विवेलेंट कर लेंगे तो ऊपर ले जाते हैं इसको, ये n है तो माइनस में चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 है और ये n है, तो n माइनस 1। आई थिंक इट इज क्लियर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की टर्म हो जाएंगे ना, 1 माइनस n हो जाएगा। इसको लेके जाएंगे प्लस है तो माइनस n आ जाएगा, ये 1 प्लस का है तो 1 माइनस n कंसंट्रेशन, और टाइम क्या रहेगा, -1, ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना, इसकी पावर 1 माइनस n, और टाइम की मोस्टली हम लेते हैं सेकंड पर सेकंड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो nth ऑर्डर के लिए ये तो आ गया फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ऑर्डर रिएक्शन का पता है तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया nth ऑर्डर के लिए। अब हम डिफरेंट ऑर्डर के लिए लिखेंगे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लो किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो यहां पर हमने क्या पढ़ना है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसको पुट करना है। तो मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकेंड, ये हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो ये होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 हो जाएगा पर सेकेंड। 1 माइनस 1 का मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगी, तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो पर सेकेंड। तो k की वैल्यू होगी पर टाइम, पर सेकेंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर्स, पर डे, मतलब टाइम का इनवर्स हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऐसे ही आप सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी वैल्यू भी, मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस 2 पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर मोल पर लीटर
1 - 2 यानी -1 पर सेकेंड। तो इसको करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा इसका, ये तो मोल पर आ जाएगा, लीटर -1 क्या हो जाएगा +1 यानी लीटर 1 लिख देते हैं हम सीधा पर सेकेंड। तो लीटर पर मोल पर सेकेंड प्लस यूनिट जो है वो आगे हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे कैसे भी लिखा हो सकता है, ये भी एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह आप डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उनसे क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। और ये रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको गिवन है तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑर्डर बताना पड़ता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है वहां पर। अब जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आइडेंटिफाई करना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, के की वैल्यूज गिवन है। तो आपको देखने अब आपने क्या देखना है, वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट्स देखनी है, ठीक है। यूनिट देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या कौन सा भी ऑर्डर है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो मोल पर लीटर पर सेकंड, अभी हमने यूनिट्स निकाली, उसके अकॉर्डिंग जो है मोल पर लीटर पर सेकंड जो है किसकी थी भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी ना, ठीक है। लीटर पर मोल पर सेकंड जो है वो किस टाइप की थी, जीरो ऑर्डर, और ये थी फर्स्ट ऑर्डर, पर टाइम था ना तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो बिल्कुल देखते ही आप बता सकते हैं कि क्या यूनिट्स रहेंगे, ऑर्डर रहेगा रिएक्शन का। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, लेट अस कंसीडर एक रिएक्शन 2HI गिव राइज टू H2 + I2। ये हमने रिएक्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन लेनी है, मतलब जो सिंगल स्टेप में हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस नहीं लेनी है जो डिफरेंट स्टेप्स में हो रही है। एक सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं, उसके अंदर भी हमें वो रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस्ड करनी है, पहले बैलेंस फॉर्म में है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स वो कोलाइड करते हैं और रिएक्शन होती है उसके रिजल्ट से, तो उसको बोलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कि उसकी उतनी मोलिकुलरिटी है। मतलब यहाँ पर देखो रिएक्टेंट HI है, उसके दो मॉलिक्यूल्स वही आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तभी जाके वो रिएक्शन होगी और H2 + I2 बनेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हो गई 2। इज इट क्लियर। तो मोलिकुलरिटी हम कोई भी एलिमेंट्री सिंगल रिएक्शन जो है और जो कि बैलेंस फॉर्म में होती है उसकी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन लेते हैं, मान लो O2F2 है, गिव राइज टू O2 + F2, ठीक है। बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस है ये रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर मोलिकुलरिटी क्या होगी, कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसकी मोलिकुलरिटी हो गई 1, इसकी मोलिकुलरिटी हो गई 2। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मोलिकुलरिटी रिएक्शन के लिए कंडीशन ये है कि तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर्स में आती है और कभी फ्रैक्शंस में नहीं आएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, एक तो, ठीक है, एक तो जीरो नहीं होगी और एक फ्रैक्शन में नहीं होगी, नहीं होगी। कौन सी, मोलिकुलरिटी। अगर बात करें, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है जैसे कि हमने देखा, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है जैसे कि 1.5, 2.5 इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज मोलिकुलरिटी। तो इस तरह हम डिफाइन भी कर सकते हैं इसको, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट बी कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली so as to result into a chemical reaction, that is called molecularity, ठीक है। और एग्जांपल आपको जरूर देने हैं, कोई भी डेफिनेशन है तो इसलिए मैंने 2 एग्जांपल ले लिए हैं। एक की जो मोलिकुलरिटी है वो क्या है, 2 है, 2HI वाली रिएक्शन की, O2F2 की क्या रहेगी 1। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन किस तरह से हो रही है, कितने स्टेप्स में हो रही है, भाई पहले क्या बन रहा है, मान लो कोई रिएक्टेंट है वो एक स्टेप में ना होकर डिफरेंट स्टेप्स में होती है, तो उन सारे स्टेप्स को हम कंबाइन करके उसको ओवरऑल बोलते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। एक रिएक्शन हम डायरेक्ट बता दी, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही हो रही है वो एक ही स्टेप्स में, ठीक है। हो सकता है उसमें पहले कोई और बॉन्ड टूटा हो, कुछ और सब्सटेंस बना हो, फिर दूसरा स्टेप बना हो, फिर तीसरा कुछ बना हो, ऐसे हो सकता है। तो स्टेप वाइज हो सकती है वो रिएक्शन की, कुछ स्टेप में, तो उन ओवरऑल स्टेप्स को हम बोलते हैं कि ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है।
तो a series of steps reaction proposed for overall reaction is called a mechanism of reaction. कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप। क्योंकि हमने तो क्या निकालना है, ओवरऑल हमने क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना होता है, ठीक है। तो वो हम क्या है, किसी भी रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिएक्शन है, मान लो 2N2O5, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है जो डिसोशिएट होकर बनाता है 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा, ये जो है कैसे होती है, देखो इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो N2O5 है वो पहले क्या होता है, डिसोशिएट होता है और क्या बनाता है, NO2 और NO3, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो NO3 बना, NO3, ये इसका एक और मॉलिक्यूल्स है ना N2O5, उसके साथ कंबाइन होता है और फिर क्या बनाता है, NO2, कितने 3 मॉलिक्यूल्स NO2 बनाएगा और O2, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखो, ओवरऑल तो क्या बन गए, 4NO2 बन गया है ना हमारा, और एक O2 बन गया, ये NO3 यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। तो ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में तो एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट होगा और NO2 NO3 बनाएगा, फिर जो ये NO3 बन गया वो कोलाइड करेगा N2O5 के साथ और क्या बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 और एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा O2 का। तो ये जो रिएक्शंस है, ठीक है, स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप्स में हो रही है। तो ये क्या कहेंगे हम, ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये तो होती है स्लो और ये होती है फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा किसी भी मैकेनिज्म में देखोगे आप, उससे आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली N2O5, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखना चाहोगे तो इज इक्वल टू K इंटू में N2O5 की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पता लगेगा, ना कि आप इससे निकालोगे। इससे निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, N2O5 की पावर 2 पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, 2, और वैसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्लियर। तो इसलिए देखने से ही, डायरेक्ट देखने से रिएक्शन का पता नहीं चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, अगर वो रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब एक ही सिंगल स्टेप में हो रही है, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो डायरेक्ट इससे। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो फिर आपको उसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्लोवेस्ट स्टेप, फिर उस पे जो है रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, उससे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इस टाइप की आपको अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको मैकेनिज्म गिवन होगा, ये रिएक्शन है इस तरह स्टेप में हो रही है, उसमें ये भी दिया होगा कि कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो बस आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, वहां से रेट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकालनी, कुछ भी निकालना आ सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के भी न्यूमेरिकल हम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।